बृजमोहन जी, आप भी एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस से निकली। प्रश्न मेरा कुछ और है, लेकिन आपसे, ये एकता ऐसे मंच पर हाथ उठाकर फोटो खिंचवाने से नहीं होगा। ये एकता कुर्बानी मांगेगी, और कौन सी वो पार्टी होगी जो कुर्बानी देने को तैयार होगी? क्योंकि अगर अखिलेश यादव, यूपी ले लीजिए, 80 सीटें निर्णायक साबित हो सकती हैं चुनाव में। क्या कांग्रेस पार्टी या फिर बीएसपी, तमाम पार्टियों को आप इकट्ठा कर लेंगे कि सिर्फ एक कैंडिडेट हो? और अखिलेश तो अभी से कह रहे हैं 80 सीटों पर लड़ेंगे। कुर्बानी कौन देगा? अंजना जी, सबसे पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद बृजमोहन जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कुर्बानी कौन देगा। अभी आपने पहले ही दिखाया कि नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले आगे बढ़कर के दिया, मैं तैयार हूं अपनी कुर्बानी देने के लिए। आदरणीय शरद पवार जी इस मामले में स्पष्ट कर चुके। और मैं इससे अलग हटके एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में चुनाव फिर से सत्ता में आ ही नहीं रही है। बहुत छोटी सी बात है। 2019 का जो चुनाव था, मैं सोचता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनकी लोकप्रियता का चरम था ही। उसके बाद से लगातार गिरावट आ रही है। अभी आप देखिए कि जब ये चरम पे थे, जब इनके बहुत अच्छे कार्यक्रम थे जिनका दावा ये लोग करते हैं, जिससे हम लोग असहमत हैं, उस समय कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी और विपक्ष के लोगों को 187 सीटें मिली थी। और उस समय बीजेपी आई थी 303 पर। अब हालात क्या है आज कि 53 पे इस समय कांग्रेस है, 188 पे विपक्ष है और बीजेपी के पास इस समय 301 सीटें हैं। अगर मैं अंतर निकालता हूं तो कुल 241 सीटें हो जाती है विपक्ष और कांग्रेस की मिला के। और अगर उन सीटों को कम कर दिया जाए तो कुल 60 सीटों का अंतर है। अब ये 60 सीटें कहां से आ रही हैं? ज्यादा विपक्ष को इसमें सिर्फ इतना करना है, हम सब लोगों को मिलकर, कि जहां पर इसके पहले हम लोग चुनाव जीते हैं उन सीटों को हम बिल्कुल इंटैक्ट रखें जो रहेंगी, क्योंकि वहां पर बेहतर तरीके से लोगों ने काम किया है और वहां पे जन भावना हम लोगों के साथ है। अब जो सीटें आनी है वो कहां से आनी है? राजस्थान में 24 सीटें हैं, वहां से 5 सीटें जीती जा सकती हैं। बिहार से 5 सीटें हम लोग निकाल लेंगे। पश्चिम बंगाल से 5 सीटें अगर हम बढ़ा लेते हैं। कर्नाटक में तो अभी 28 सीटें थी, अगर उसमें से हम लोग 15 सीटें निकाल लेते हैं। 5 सीटें महाराष्ट्र से और शिवसेना की 5 सीटें, 40 सीटें हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो हालात है वो पूरी तौर से ये जानते हुए, जो आंकड़े मेरे पास है वो उनके पास मेरे से पहले है, उनको मालूम है कि अब सरकार उनकी नहीं बन रही है और सिर्फ वो इसीलिए चेहरे की बात करते हैं। अब जो पार्टी कहती है हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हम केंद्र में सरकार में है, हम इन राज्यों में हमारी सरकार है, वो राजस्थान में ये तय नहीं कर पा रही है कि 4 महीने बाद वहां पे जो लोग विधानसभा का इलेक्शन होना है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वो ये तय नहीं कर पा रहे कि छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन होगा। वो ये नहीं बता पा रहे कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होना है अंततः चुनाव की रूपरेखा क्या होगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तौर से परेशान है और उनको ये बात मालूम है कि लगातार उन्होंने देश के संविधान और कानून की बात करते हुए जिस प्रकार से कानून और संविधान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए किया, ये सारी चीजें स्पष्ट है। परेशान तो मतलब वही जो पीएम कहते हैं सर की एजेंसियों ने इनको एकजुट कर दिया है। वो कहते हैं कि ईडी सीबीआई ने इन सबको एक कर दिया है, उसकी वजह से एकता है। नहीं, शायद इसलिए एक नहीं किया अंजना जी, इसलिए एक किया है कि कानून और संविधान की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं और हम सब लोगों का संकल्प इस देश में संविधान से देश को चलाना है, कानून के अंतर्गत देश को चलाना है। इस फैक्टर ने हम सारे लोगों को एक किया है। हमको लगता है कि इनके रहते हुए ये संविधान भी नहीं चल पाएगा और देश का कानून भी नहीं चल पाएगा। ये है मुद्दा एक होने का। चलिए, वजह है ना शहजाद जी, आपको क्या लगता है कि अपने अपने ईगो को अलग करके अगर एकजुट सारे पटना पहुंच रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह है। ये वो नेता हैं जो एक दूसरे के खिलाफ है कई राज्यों में, लेकिन वजह है ना, वो कह रहे हैं कि आप अगर कोई भी सरकार पर हमला करे आप उनको देशद्रोही करार देते हैं। देश का आपने माहौल अलग कर दिया है। इंडिया प्री 2014 पोस्ट 2014 अलग हो गया है, इस वजह से एकजुट हो रहे हैं। अंजना जी, इतना ही ईगो और अहम को अलग रखना है तो चिच्चा अपने भतीजे के लिए ईगो को अलग रख देते ना। चिच्चा पहले देश के लिए, बाद में करते, अपने परिवार के एक सदस्य के लिए कुर्बानी देते अपनी पार्टी में। चिच्चा वहां पर तो कुर्बानी दे नहीं पाए, पर पूरे देखिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया है अंजना जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है अंजना जी। अगर कोई बोल पड़ता है मेरे बिना नाम लिए तो मुझे लगता है तीर निशाने पर लगा है। अंजना जी, मैंने चिच्चा और भतीजा बोला। अब चिच्चा भतीजा तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैं जवाब लूंगी, अब्दुल भी चिच्चा है और उसका भतीजा रहीम है। भतीजा कभी आके बात नहीं करते।
इनके कान में आके बात करते हैं। अंजना ब्रिजमोहन जी, इस देश में अंजना जी ब्रिजमोहन जी, प्लीज, अंजना जी एक ब्रिजमोहन एक करके, जी, please। आपका और आप जन्मदिन Skype पे भी सर ऑडियो है, नहीं आ आपको हम स्ट्रेस नहीं करना चाहते हैं। हाँ? मैं जवाब लूंगी ब्रिजमोहन जी। अंजना पूरा- जी, हाँ, शहजाद। इस देश में तो कई सारे अब्दुल रहीम, अंजना जी इस देश में कई सारे अब्दुल रहीम चच्चा भतीजे की स्टोरी है। मैंने तो चच्चा भतीजा बोला, नाम भी नहीं लिया। ये ब्रिजमोहन क्यों बीच में बोल पड़े? मतलब कि तीर सही निशाने पे लगा है। और कौन सा चच्चा किसके लिए कुर्बानी नहीं दे पा रहा है, कौन सा रहीम अब्दुल की चच्चा की कुर्बानी के बिना तड़प रहा है, ये सामने आ गई बात मेरे बताए बिना। अब देखिए विडंबना और विरोधाभास देखिए। एक तरफ तो सुरेंद्र जी कहते हैं कि मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, जनता तैयार है तुम्हें हटाने के लिए। भाई अगर मुद्दे इतने ताकतवर है, जनता तैयार है, तो ये इतने सारे लोग जिनको आप एक आंख नहीं भाते, या जो आपको एक आंख नहीं भाते, इनको क्यों साथ में ले रहे हो? आइए लड़िए ना अकेले अकेले और हटा दीजिए मुद्दों के दम पर। अच्छा, दूसरी बात जो ब्रिजमोहन जी ने और राजीव जी ने कहते कहते कह ही दी कि 272 पार करने नहीं देना है बीजेपी को किसी भी हालत में। मतलब कि इनका पूरा का पूरा एजेंडा नकारात्मकता से भरा हुआ है। और कौन से मुद्दे पर? तथाकथित संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। तो अंजना जी एक सवाल पूछ के अंत करता हूं कि जो कार्रवाई संविधान के तहत मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी पर हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी उसे संविधान विरोधी मानती है या संविधान सम्मत मानती है? एक वाक्य में केवल सुरेंद्र जी बता दीजिए। 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई इस विषय को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने इनको मना कर दिया, आज भी फिर भी वही राग अलाप रहे हैं। अंजना जी, हम इसलिए कहते हैं कि कम से कम चेहरा नहीं तो चरित्र और एजेंडा बताओ, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने आपने पढ़ा होगा कि जो आज देश में तब्दीलियां आई है वो एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार जिसके पास मिशन और विजन है, जब वो काम करती है तब वो इस प्रकार से ब्राइटेस्ट स्पॉट के रूप में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनती है, जो सबको गरीबी रेखा से बाहर निकालती है। यदि ऐसी सरकार आई जिसमें खिचड़ी हो, जिसमें कांग्रेस पार्टी का अगर मुखिया ना बने तो कांग्रेस छीन लेती है, देवेगौड़ा की सरकार हो, चाहे वो इंदर कुमार गुजराल की सरकार हो, ऐसी सरकारें जो बनती थी उसमें कितना ग्रोथ होता था, कितनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता होती थी, ये देश ने देखा है। तो ये रेयर व्यू में गाड़ी को चलाने की ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं, हम आज 2023 में हैं पर कुछ लोग गाड़ी 1990 में ले जाना चाहते हैं। देश की जनता इसको नहीं स्वीकारेगी। ठीक है ब्रिजमोहन जी, छोटा सा जवाब, चाचा भतीजा वाला आपको बुरा लगा, आप बोल लीजिए, उसके बाद सुरेंद्र जी जवाब देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात की है। आज से 2.5 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट के 11 मंत्रियों को बाहर किया था। आज तक वो ये नहीं बता पाए देश को कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के क्या आरोप थे और उनको प्रधानमंत्री को किन हालात में निकालना पड़ा। ये भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं, अगर हकीकत होती तो उसमें से कम कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती। यही हाल गुजरात के मंत्रिमंडल के साथ हुआ था। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक के सारे मंत्रियों को हटाया गया था क्योंकि सारे लोग करप्ट थे। तो ये चाल चरित्र की चेहरे की जो बात करते हैं, सबसे पहले इनको अपनी तरफ देखना चाहिए कि क्या ये अपने करप्ट प्रफुल्ल पटेल जब मंत्री थे उनको भी हटाया गया था, वो भ्रष्टाचारी थे क्या? कभी ये कर पाए, इनमें साथ है क्या? क्या आज ये बता सकते हैं कि उन 11 मंत्रियों को क्यों निकाला गया था? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देश जानना चाहता है। इसमें व्हाइट पेपर जारी करिए, आप बताइए कि क्या कारण था, उनको क्यों निकाला गया। ये हमारा प्रश्न, इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। शहजाद जी, छोटा सा जवाब। इसके साथ क्यों हुआ, उसके साथ क्यों हुआ? अरे आप चरित्र और चेहरे की जब बात करते हैं तो देश को सबूत दीजिए, खाली कहने से बात नहीं बनेगी। देखिए अंजना जी, गलती ब्रिजमोहन जी की नहीं है, गलती ब्रिजमोहन जी की कतई नहीं है। प्रधानमंत्री के पास ये विशेष अधिकार होता है कि किसको कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के आधार पर मंत्री रखे। इन्होंने जिस सरकार में हिस्सा लिया है वहां पर रिमोट तो मनमोहन सिंह के पास था ही नहीं, तो इसलिए इनको लगता है कि विशेष अधिकार प्रधानमंत्री के पास हो ही नहीं सकता। ब्रिजमोहन जी की गलती नहीं है, जिस संस्कृति की सरकार में वो रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री ये फैसले कर ही नहीं सकता था। तो आज इनको ये हैरत होती है कि प्रधानमंत्री कैसे एक रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय करते हैं या जो हमारे फैक्टर्स है उसके आधार पर तय करते हैं, तो उनको ये हैरानी की बात लगती है कि प्रधानमंत्री भी फैसले कर सकता है। ये ब्रिजमोहन जी, वैसे तो यही संवैधानिक व्यवस्था है।